नमस्ते बच्चों, विकास इन स्टडीज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों देखो, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हम हिंदी की व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और व्याकरण के साथ साथ जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, हम गद्य पद सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हिंदी विषय को सीखने के लिए और हिंदी विषय को जानने के लिए हिंदी की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो हमें समझना है। हिंदी किस प्रकार से हमें सीखनी है और किस तरह से, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। कहते हैं कि हिंदी में बिंदी का बहुत महत्व माना गया है, तो वाक्य के अंदर बिल्कुल सही माना गया है। यदि हिंदी में अगर बिंदी लग जाती है तो उसका अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे अगर मान लो किसी भी चीज के आगे अगर हम बिंदी या कुछ भी अगर ऐसा लगाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। हिंदी उसे ही कहते हैं। तो हिंदी वैसे बहुत ही सरल है, लेकिन समझने पर कई ये मानते हैं कि उसके शब्द अर्थ थोड़े कठिन पड़ जाते हैं, लेकिन उनको हम प्रचलन में बार बार याद करेंगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा और सब हमें याद होने लगेगा। तो देखो बच्चों, आज हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से हिंदी की उत्पत्ति हुई और कहाँ से हिंदी भाषा हमारे सामने आई। तो कुछ ऐसी भाषाएं थी हिंदी से पहले कि पहले वो भाषाएं आई और उसके बाद में धीरे धीरे सुधार होता गया। उसके बाद में हिंदी आई। तो हिंदी किससे आई? शौरसेनी भाषा से आई। और सभी भाषाओं की जननी किसे माना गया है? देववाणी को। और देववाणी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। तो देखिए बच्चों, हम इन्हीं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको जड़ से पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग जहाँ से होती है लैंग्वेज की, उस लैंग्वेज की स्टार्टिंग से हम चलेंगे। इसमें हम व्याकरण वगैरह सारी चीज़ पढ़ेंगे। व्याकरण के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, काल वगैरह सब चीज़ पढ़ेंगे जो भी व्याकरण में है हमारे। इसके अलावा रचनात्मक कार्य भी हम करेंगे, रचनात्मक भी पढ़ाएंगे जिसमें पत्र लेखन, निबंध लेखन, कुछ ऐसी चीज़ें आएगी। तो इस प्रकार से हम कई चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, शुभारंभ। तो देखिए, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी शब्द को किस भाषा में माना गया है, ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी हिंदी शब्द पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? फारसी। और फारसी को कहा जाता है पारसी भी और ईरानी। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि हिंदी शब्द को कौन सी भाषा में रखा गया है, तो हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, तो हम बताएंगे फारसी, पारसी और ईरानी। ये तीनों लैंग्वेज का माना गया है हिंदी भाषा को। तो ये तो हमारी चर्चा हो गई कि हिंदी शब्द, जब हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी शब्द किस लैंग्वेज का है। ठीक है ना? तो सबसे पहले फारसी, पारसी और ईरानी शब्द का, भाषा का ये शब्द है। ठीक है? अब आगे देखो, सबकी मैंने बताई थी कि सबकी जननी होती है संस्कृत। तो सबसे पहले संस्कृत थी। तो संस्कृत में देखिए, यहाँ पर संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से बांटे गए हैं? देखो, एक वैदिक और लौकिक। यानी पुराने समय के अंदर संस्कृत के दो भाग माने गए हैं, पहला वैदिक और लौकिक। तो वैदिक के अंदर तो क्या थे, उस समय आश्रम के अंदर बालकों को बिठाकर उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था सस्वर वाचन के द्वारा। सस्वर वाचन यानी कि बोलते थे और बोलने पर ही वो सुनते हैं और सुनकर अर्थ ग्रहण कर अपने मस्तिष्क के अंदर बिठाकर उन वेदों का अध्ययन करते थे। क्योंकि पहले कोई बोर्ड वगैरह ऐसी चीज थी नहीं, धरती के ऊपर लिखते थे, यहाँ पर मिट्टी के ऊपर। तो उस प्रकार से जब बच्चों को धीरे धीरे पढ़ना आया, तो उस समय की बात देखो, जब बच्चा सुनकर ही अर्थ ग्रहण कर इतना बुद्धिमान हो जाता था कि वेदों का ज्ञान कर लेता था। यानी कि उस समय के टीचर किस प्रकार के होंगे, सोचो। जो वो बच्चों को बोलते थे, उनको रटवाते थे और उनको याद करवाते थे। उन चीज़ों से वो वेद बन जाते थे। वेद करने वाला एक वेद करने वाला ज्ञानी माना जाता था, दो वेद पढ़ने वाला द्विवेदी, तीन वेद पढ़ने वाला त्रिवेदी और चतुर्वेद पढ़ने वाला चतुर्वेदी कहलाता था उस समय। तो देखो, तो उसमें तो देखो, वैदिक संस्कृत के अंदर वेद, उपनिषद
पढ़ाए जाते थे। और इसका काल था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी कि उस समय सन उल्टे चलते थे बीसी के अंदर। बीसी का मतलब पीछे की तरफ, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व यानी कि 500 ईस्वी पूर्व पीछे की तरफ से इसमें चलते, ईसा पूर्व जहां लग जाता है वहां पीछे से गिना जाता है। तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक क्या माना गया है, संस्कृत का फर्स्ट यानी कि वैदिक संस्कृत। उसके बाद में फिर दूसरा जो भाग माना गया है संस्कृत का वो लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत माना गया है, इसमें रामायण और महाभारत आई। तो देखो जब रामायण और महाभारत आई तो इसके अंदर व्यक्ति में धीरे धीरे थोड़ा विकास हुआ। भगवान ने जो नियमित चीज थी उन्हीं चीज का प्रयोग किया। भगवान चाहते तो बिजली भी बना सकते थे, मोबाइल भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें नुकसान था। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बनाई हुई चीज कोई नुकसानदायक हो, लेकिन आज हम उपयोग कर रहे हैं वैज्ञानिक टेक्निक से, वो फिर अलग बात है। तो देखो, तो यहाँ पर रामायण और महाभारत लौकिक साहित्य के अंदर रखा गया। इसका समय क्या माना गया है, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व इसका माना गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी 500 ईस्वी पूर्व और ये भी 500 ईस्वी पूर्व माना गया है। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत में वेद उपनिषद, लौकिक संस्कृत रामायण महाभारत। ये हो गई संस्कृत। सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद में संस्कृत के बाद दूसरी जो भाषा आई वो देखिए, उसके बाद आई पाली। अब पाली भाषा का समय था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। अब इसमें किसकी रचना हुई, इसमें बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ आए, बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद पाली आ गई, संस्कृत के बाद पाली के बाद देखो प्राकृतिक भाषा आई। अब प्राकृतिक भाषा पाली भाषा से बनी, संस्कृत से पाली भाषा निकली और पाली भाषा से प्रकृति भाषा निकली, और प्रकृति भाषा का समय आ गया अब सीधा, यानी कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। यहाँ पर ईसा पूर्व था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। 1 ईस्वी पूर्व तक तो संस्कृत और पाली का ही भाषा का ही प्रचलन रहा। उसके बाद के अंदर फिर प्रकृति भाषा आई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अब इसके अंदर जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच जो प्रकृति भाषा आई उसमें जैन ग्रंथों का बोध हुआ। जैन ग्रंथों का कई जैन ग्रंथ लिखे गए इसमें। उसके बाद देखिए संस्कृत से पाली आ गई, पाली से प्रकृति की बात देखो, अपभ्रंश भाषा आई और अपभ्रंश से ही निकली शौरसेनी भाषा। और शौरसेनी भाषा का समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। 500 से 1000 ईस्वी पूर्व शौरसेनी भाषा का। जब अपभ्रंश सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, उसके बाद में पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद प्रकृति भाषा आई, प्रकृति भाषा के बाद में अपभ्रंश भाषा आई, अपभ्रंश से शौरसेनी निकली और शौरसेनी से ही हिंदी की उत्पत्ति मानी गई है। तो देखो इस शौरसेनी से हिंदी की उत्पत्ति हुई, और हिंदी की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक विद्यमान है, अभी तक विद्यमान है, हिंदी का प्रचलन होता जा रहा है। अब इसके बाद भी अगर कोई विद्वान अगर निकाल देता है कोई लैंग्वेज तो वो हिंदी के नीचे आएगी। तो यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से संस्कृत सबकी जननी मानी गई है। संस्कृत भाषा के बाद में पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद में प्रकृति भाषा आई, प्रकृति भाषा के बाद में अपभ्रंश भाषा आई, जिससे शौरसेनी भाषा निकली और शौरसेनी से हिंदी की उत्पत्ति मानी गई। और हिंदी की उत्पत्ति 1000 ईस्वी से वर्तमान तक विद्यमान है। अब देखिए भाषा किसे कहेंगे, भाषा की परिभाषा होगी बच्चों कि जहां पर लिखना, बोलना और संकेत के माध्यम से अगर कोई चीज के बारे में बताया जाए, लिखना, बोलना और संकेत के माध्यम से यदि किसी भाषा के बारे में बताया जाए तो वो भाषा कहलाएगी। यहाँ पर मैं अगर संस्कृत लिखूंगा, संस्कृत बोलूंगा और संकेत से संस्कृत बताऊंगा तो वो भाषा संस्कृत हो जाएगी। यदि मैं हिंदी में लिखूंगा और हिंदी में ही बोलूंगा और हिंदी में ही संकेत से मैं वार्तालाप करूंगा, बातचीत करूंगा तो वो हिंदी की भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा क्या हो गई, जिसमें लिखना, बोलना और सांकेतिक शब्दों का प्रयोग हो उसे हम भाषा कहेंगे। अब भाषा के बाद में देखिए कि
सबसे पहले बच्चा भाषा सीखता है कि मुझे ये भाषा सीखनी है, हिंदी भाषा सीखनी है। हिंदी भाषा में सबसे पहले वो क्या सीखेगा? वर्ण, ऐसे अनार, कक्का, बारकड़ी, ये सीखेगा वो। तो वर्ण की परिभाषा क्या हो गई? लिखित छोटी इकाई। लिखित में जो सबसे छोटी इकाई हो उसे हम वर्ण कहेंगे। लिखित में जो सबसे छोटी इकाई हो उसे हम वर्ण कहेंगे। ठीक, क्लियर? जब हमें वर्ण आ जाएगा उसके बाद में फिर हम बच्चों को क्या करते हैं? बच्चे को ऐसा नार, कक्का, बारकड़ी अगर उसके बाद में रामा, माला, ताला, बाजा, ऐसे दो दो शब्द, तीन तीन शब्द करके हम पढ़ाते हैं। तो शब्द की फिर आता है शब्द। वर्ण के बाद क्या आया? शब्द। तो शब्द को क्या कहेंगे? दो वर्णों के मेल को। दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा ये हो गई। जब दो वर्ण हमें याद हो जाएंगे वर्ण, तो जब दो वर्णों को, तीन वर्णों को, चार वर्णों को जब हम मिलाकर उससे हम कुछ शब्द बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। उसके बाद में बच्चा शब्द सीख जाता है। शब्द के बाद देखिए बच्चा धीरे धीरे उससे वाक्य बनाना सीखता है। हाँ, रतन घर चल, वाक्य बना। ठीक है, तो देखो वाक्य की परिभाषा क्या हो गई? शब्दों का सार्थक समूह जहां पर आ जाता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह जहां आ जाता है, सब समूह मिल गए ना, सार्थक समूह। रतन घर चल, रतन भी आ गया, घर भी आ गया, चल। ठीक है, तो सभी सार्थक समूह हैं। रतन को कहा जा रहा है रतन घर चल, रतन घर की ओर चल। तो यहाँ पर जो शब्द है वो सार्थक समूह के रूप में होगा, तो वो वाक्य कहलाएगा। अब उस वाक्य भी वर्ण से हमने शब्द बना लिया, शब्द से हमने वाक्य बना लिया, वाक्य से जब हम पद बनाएंगे उसका बड़ा रूप, तो पद की परिभाषा क्या होगी? शब्द का अनेक शब्दों के साथ संबंध जोड़ लेना। शब्द का अनेक शब्दों के साथ संबंध जोड़ देना। अब देखो और चीजों के साथ जोड़ देना, कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया, उसके अंदर क्रिया भी आ गई, तो ये सभी चीजें इसके अंदर जुड़ जाएगी। शब्द का अनेक शब्दों के साथ संबंध हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। और जब संबंध हो जाएगा तो वो पद, वाक्य, शब्द और वर्ण सार्थक हो जाएगा। और जब सार्थक हो जाएगा तो वो हिंदी भाषा कहलाएगा। जब वो सार्थक शब्द में हो जाएगा, उसमें सभी चीजें समावेश हो जाएगी, तब वो क्या कहलाएगी? हिंदी भाषा कहलाएगी। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, उस उदाहरण को आप समझिए। यथा, जैसे मैंने लिखा यथा मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चेंज हुआ कि मोहन जो सजीव होता है वो हमेशा कर्ता होता है, तो यहाँ पर मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता हमेशा सजीव होता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है यानी कि मोहन कर्ता हो गया। उसके बाद में देखिए मोहन कर्म क्या कर रहा है? कर्म क्या कर रहा है? मोहन पुस्तक पढ़ने का कर्म कर रहा है, इसलिए पुस्तक कर्म हो गई। तो यहाँ पर ये पुस्तक क्या हो गई? कर्म हो गई। उसके बाद में देखिए जब पढ़ता है, अब पढ़ना क्या हो गया? पढ़ना हो गया उसकी क्रिया, वो कार्य कर रहा है पढ़ने का, तो ये तो हो गया उसकी क्रिया, पढ़ने का क्रिया। अब ये जो है होता है वो संबोधन के रूप में आता है, अर्थात सहायक क्रिया हो गई है हमारी। ये क्रिया तो है पढ़ता, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि आगे क्या है? तो इसके आगे जो है, थे, होंगे, रहे, इन सभी चीजों का प्रयोग सहायक क्रिया में किया जाता है। अब वाक्य में कितनी चीजें मिल गई? यहाँ पर कर्ता मिल गया, कर्म मिल गया, क्रिया और सहायक क्रिया। जब इन सभी पदों को, ये अनेक पद है ना, इन अनेक पदों को, इन अनेक जो शब्द है, इन शब्द का जो अनेक शब्दों के साथ इनका संबंध हो गया, जब ये सारे अनेक शब्द मिल गए, का संबंध हो गया, मिल गए, तो ये एक सार्थक पद कहलाएंगे, सार्थक वाक्य कहलाएंगे। तो देखो बच्चों, जो हमारे ये वीडियो मैंने दिया है शुरू स्टार्टिंग का, उसके अंदर हिंदी भाषा के बारे में मैंने बताया है कि हिंदी भाषा कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या है,
हिंदी भाषा को कैसे सीखा जाता है, सबसे पहले क्या सीखते हैं, उसके बाद में ही बच्चे को हम, ये तो नहीं आजकल की कुछ लिपि ऐसी आ गई है कि बच्चे को पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, फिर उसके बाद में और चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन कुछ शिक्षण विधियों के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो शिक्षण नीति है वो थोड़ी पीछे जा रही थी। तो इस कारण कुछ विद्वानों ने जब भारत ने अमेरिका, इंग्लैंड, इनसे जब आपस में बातचीत की कि तुम्हारे बच्चे तो जल्दी सीख रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे थोड़ा धीरे सीख रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या हुआ कि वर्णमाला को सीखने में समय लगा देता है भारत का बच्चा पढ़ने में, और जबकि बाहर का बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट थोड़ी पढ़ता है। अब जब तब आ जा रतन घर चल, ये सब चीज़ों को उनको पहले पढ़ा दिए थे, फिर वो वाक्य बनाना पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद में फिर उसको वर्णमाला का ज्ञान देते हैं। तो थोड़ा उल्टा हो गया। अब बच्चा जहाँ पर वो उस चीज़ को पहले याद कर लेगा, फिर बाद में उसको वाक्य बनाने में आसानी होगी, तो वो कंटिन्यू उस चीज़ से चलता जाएगा आगे। लेकिन शिक्षा नीति ये कहती है कि बच्चे को जल्दी एग्रीव करने के लिए, उसको जल्दी तैयार करने के लिए, ताकि वो पुस्तक पढ़ने के लिए तैयार हो जाए जल्दी, इसलिए उसको शब्द मिला मिला के पहले से पढ़ाने लग जाओ ताकि बच्चा किताब पढ़ने लग जाए। और जब किताब पढ़ने लग जाएगा तो बच्चा शब्द को तो सार्थक हो जाएगा, लेकिन उसे क्रम पता नहीं होगा कि आ के बाद आ आता है, ये आता है, वो आता है, फिर उसके बाद क ख ग घ, क के बाद च आता है, फिर च के बाद ट आता है, त आता है। तो बाद में फिर बच्चा सीखता है, तो बाद में सीखने के अंदर भी बच्चा उसको कंफर्म कर लेता है कि हाँ मुझे पता चल गया कि ये इसमें आता है। अब एक शुरू स्टार्टिंग में जो बच्चे को सिखाते हैं ना, तो उसका फर्क पड़ता है। ये दोनों नीतियां सही है, या तो बच्चे को पहले सिखा दो या बाद में, तो अपने आप जब अर्थ ग्रहण हो जाएगा तब बच्चा अपने आप सीख लेगा। तो दोनों टेक्निकों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया गया है शिक्षण मेथड के अंदर। तो इसी प्रकार से बच्चों, आज का ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम हिंदी के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में आपको सकर्मक अकर्मक धातु के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।